तो चलो बच्चों, कैसे आप सब। अभी आज जो है तो हम ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर देखने वाले हैं 12th फिजिक्स का। इसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। अभी इसमें देखो, सबसे पहले हम ये कंसेप्ट देखेंगे कि मोशन मोशन यानी क्या होता है। तो मोशन यानी क्या होता है, जब कोई भी चीज़ है ना, जब कोई भी चीज़ एक जगह से अगर वो दूसरी जगह पे जाती है, तब हम कहते हैं कि उसका हुआ है मोशन। अगर ये चीज़ है, उसने अगर उसकी जगह बदल ली और वो एक जगह से अगर दूसरी जगह पे जाती है, तो हम कहते हैं कि उसका हुआ है मोशन। अब ये जो मोशन होता है ना, तो मोशन के हमें पता है अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने सबसे पहला टाइप जो था वो पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन, या जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, उसके बाद है रोटेशनल मोशन, ठीक है, उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। ऐसे हमने मोशन के बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, अभी इसमें से हमें जो लगने वाला है वो है अभी रोटेशनल मोशन। अभी ये रोटेशनल मोशन, अब बहुत से बच्चों को है ना, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत से बच्चों को लगता है कि दोनों एक है, लेकिन दोनों एक नहीं है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो, अभी ये जो होता है हमारा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन देखो। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। तो सर्कुलर मोशन में देखो, जब है ना कोई भी चीज, एक चीज अगर दूसरे के बाजू में घूम रही है, एक चीज अगर कोई भी एक चीज दूसरे के बाजू में अगर घूम रही है, तो उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और जब कोई भी चीज है ना खुद के बाजू में घूमती है, तब हम उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखो। अभी सर्कुलर मोशन में आप एग्जांपल दे सकते हो कि अर्थ जो है वो सन के बाजू में घूम रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के बाजू में घूम रहा है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। और जब अर्थ है ना खुद के बाजू में घूमती है, जब अर्थ खुद के बाजू में घूमती है, तो वो होता है रोटेशनल मोशन का एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें याद रखना, रोटेशनल मोशन में है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो खुद के एक्सिस के बाजू में घूमता है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उस मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। अब ये एक्सिस की कंसेप्ट क्या होती है वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना, आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो खुद के एक्सिस के बाजू में घूम रहा है, तो वो होता है रोटेशनल मोशन। और अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के बाजू में घूम रहा है, तो वो होता है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी इसमें देखो, सर्कुलर मोशन का फिर मैंने एग्जांपल बताया आपको, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और रोटेशनल मोशन का एग्जांपल, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ। तो ये हो गए आपके दोनों के डिफरेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, हमें जो देखना है वो अभी देखना है रोटेशनल मोशन का पार्ट। ये पूरे चैप्टर में अभी हम पूरा रोटेशनल मोशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। देखो फिर अभी अभी रोटेशनल मोशन में देखो, अभी मोशन में हमने जो पैरामीटर्स पढ़े वाले हैं, कौन कौन से पैरामीटर हमने लीनियर मोशन में पढ़े थे। तो एक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ी थी वेलोसिटी, फिर पढ़ा था एक्सेलेरेशन। अब ये वैल्यू जो है, ये पैरामीटर हम रोटेशनल मोशन में भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे इमेजिन करो, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, और वो ऑब्जेक्ट समझो इनिशियली आपका पॉइंट ए पे है, और वो ए पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक सर्कल में घूम रहा है, और उस सर्कल का समझो सेंटर है ओ। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट ए जो है, ये इस सर्कल में घूम रहा है। ओके, अब इसके जो है अगर हम पोजीशन बताते हैं, तो पोजीशन बताते टाइम देखो हम क्या करेंगे, ये जो ओ है ना, ये सेंटर है ओ से हम उसकी पोजीशन मतलब ए की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे, और ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर ओ ए, इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। इसको रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर क्यों कहेंगे, देखो
क्योंकि ये जो वेक्टर ओ ए है ना, ये आपके सर्कल की रेडियस बन रही है, इसलिए हम कहेंगे रेडियस वेक्टर। और ये आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ए पे है। तो आपने सेंटर से ए की तरफ जाने वाला अगर एक वेक्टर बनाया तो वो होता है उसका पोजीशन वेक्टर। अब इसमें देखो, अगर समझो आपका ऑब्जेक्ट, समझो ये पॉइंट पे है बी और ये आपका सेंटर है, तो यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक आएगा? ओ से बी की तरफ आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है तो आपका पोजीशन वेक्टर ओ से सी की तरफ आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट डी पे है तो आपका पोजीशन वेक्टर ओ से डी की तरफ आएगा। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट के ऊपर है, तो इसलिए आपका पोजीशन वेक्टर आएगा ओ से ए की तरफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर, या ये सर्कल की रेडियस भी है तो इसके लिए हम इसे रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, समझो आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम रहा है और वो यहाँ से ए से घूमते घूमते समझो वो बी पॉइंट पे आ गया। तो अभी हम अगर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो वो जाएगा ओ से बी की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया ओ से बी की तरफ आपका दूसरा पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, आपका ऑब्जेक्ट ए पे था और उसने घूम के वो बी पे गया। अब समझो उसको जाने के लिए एक कुछ तो भी टाइम लगा, टी सेकंड्स का। ठीक है, अब उसने जो है देखो, वो ऑब्जेक्ट ने सेंटर के साथ एंगल बनाया, समझो थीटा। और ये जो एंगल थीटा होता है, मतलब आपका एंगल आएगा ए ओ बी, और इसी एंगल थीटा को हम कहते हैं उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल ए ओ बी है, ये आपका बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर मोशन में देखो, लीनियर मोशन में अगर आपका ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो आप उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हो ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आ गया आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही आपके रोटेशनल मोशन में भी आपका ऑब्जेक्ट अगर ए से बी की तरफ गया तो उसमें सेंटर के साथ जो एंगल बनाने वाला होता है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा, इसको अगर आपको मेजर करना है तो देखो इसे हम मेजर कैसे करेंगे। अब ये जो है ओ ए, ये आपकी रेडियस है, समझो हमने रेडियस इसकी ले ली आर, और इसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपकी आएगी ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गई ए से बी की तरफ। अब ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस समझो हमने ले लिया एस, तो ये जो एस है ये आपकी आएगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मेजर करना है तो थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा यस अपॉन आर। मतलब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी, उसका लेंथ हमने लिया है एस और ये रेडियस आर। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, एस अपॉन आर निकालते हैं, तो हमें ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना थीटा, इज मेजर्ड इन यूनिट रेडियन। इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस में। ठीक है, रेडियन वर्ड तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये होता है आपका रेडियन। ठीक है, अब ये थीटा आ गया आपका रेडियन में। अब इसके ऊपर से देखो, हम जो है अगर ये आर को इधर लेके जाते हैं तो ये इधर डिवाइड है, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे एस मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इक्वेशन है एस इक्वल टू आर थीटा, ये हमें देता है रिलेशन बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच का वो रिलेशन हमें बताता है। एस इज इक्वल टू क्या है? आर थीटा। ठीक है, अब ये थीटा को हम मेजर करेंगे रेडियन में। अब इसमें एक चीज याद रखना, जब आपका ऑब्जेक्ट है ना ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल थीटा आता है। तो ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा इसके ऊपर के सभी पॉइंट्स के लिए सेम ही आएगा। अब ये कंसेप्ट क्या है अभी हम देखेंगे। अब देखो, अभी ये जो थीटा है इसकी वैल्यू हम मेजर करते हैं रेडियन में। अब अगर हम इसके ऊपर से ना
1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 रेडियन की वैल्यू देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम s इक्वल टू आर लेते हैं, क्या किया हमने, s इक्वल टू क्या लिया, आर लिया, तो थीटा आपका आ जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अब s इक्वल टू आर लेना है, इसका मतलब देखो क्या करना है। अब समझो ये आपका सर्कल है और ये सर्कल की एक आपने कुछ तो भी रेडियस ले ली, समझो आपने इसकी रेडियस ले ली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस हमने ले ली 5। अब हमने क्या किया देखो, ये जो रेडियस है आपकी 5, इतना ही डिस्टेंस लिया, कंपास यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक आर्क बनाया और ये आपका फाइनल पॉइंट आ गया बी। तो अगर हम ये ए बी को ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना आ जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि हमने इतना ही डिस्टेंस लेके ए पे कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क बनाया है। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 आएगा, मतलब ये एस और आर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर ये कंडीशन में अगर हम ये एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये एंगल आपका आ जाएगा 1 रेडियन का एंगल। ठीक है, अब ये 1 रेडियन का एंगल जो होता है ये आपका करीब करीब 58 डिग्री सेल्सियस के, सॉरी 58 डिग्री के आसपास आता है। 1 रेडियन की वैल्यू जो है ना वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 58 डिग्री के आसपास आती है। अब ये पॉइंट में समथिंग कुछ तो भी वैल्यू आती है, ठीक है, वो आप मैथ्स में आप देख लेना। अब ये वैल्यू 58 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली आती है। अब इसके ऊपर से देखो, अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब 58 डिग्री के आसपास आएगी। अब यहाँ पे देखो हमें पता है, अब अगर आपने ना यहां तक समझो 1 रेडियन ले ली वैल्यू, ठीक है, ये अपने 1 रेडियन ले ली तो ये आएगा करीब आपका 58 डिग्री के आसपास। फिर आपने क्या किया, इसके आगे है ना और 1 रेडियन का एंगल ले लिया, ठीक है, तो ये भी करीब आएगा 58 डिग्री। फिर इसके आगे और आपने 1 रेडियन की वैल्यू ले ली तो ये आएगा फिर 1 रेडियन यानी करीब 58 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये जो बची वैल्यू, ये जो इतना एंगल बचता है ना, ये आपका करीब आता है 0.14 रेडियन के आसपास। ये आता है 0.14 रेडियन के आसपास। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल का एंगल हमें पता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। और इसी 180 डिग्री को अगर हम रेडियन में कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये कितना आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और उसके आगे 0.14, मतलब ये करीब आएगा 3.14 रेडियन। अब रेडियन जो होता है ना उसको हम ऐसे ऊपर सी से लिखते हैं, ठीक है, तो ये 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 3.14 रेडियन। और हमें पता है 180 डिग्री मतलब ये 3.14 है और 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू हम लेते हैं पाई रेडियन। उसका रीजन ये रहता है 180 डिग्री इज इक्वल टू हम लेते हैं पाई रेडियन। अब यहाँ पे देखो, चलो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर हम आगे का पार्ट अभी देखेंगे। तो चलो अभी हमने जो है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था, अभी हम इसके ऊपर से देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इसको हम डिनोट करते हैं लेटर ओमेगा से। अब देखो अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या होता है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट समझो सर्कल में घूम रहा है और वो समझो इनिशियली ए पॉइंट के ऊपर है और अगर वो समझो ऑब्जेक्ट ए से जाता है आपका बी के ऊपर, तो इसने यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाने वाला होता है इस एंगल को हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो थीटा हो गई ये आपकी हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हमने देखा था। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से ही हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो अभी ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये सेम हम निकालेंगे आपकी लीनियर वेलोसिटी के जैसे। अब लीनियर मोशन में देखो समझो आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट के ऊपर है और वो समझो जाता है डी के ऊपर, तो आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या आएगा, तो ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस ये आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब समझो आपको ए से बी तक जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा टी सेकंड्स का, तो इसके ऊपर से हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या आएगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब वैसे ही जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही आपकी एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। देखो, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपका ऑब्जेक्ट समझो इनिशियली पॉइंट ए के ऊपर था और वो ए से गया बी की तरफ। ठीक है, उसने एंगल जो कवर किया है सेंटर के साथ वो आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। अब ये जो एंगल है इस एंगल के ऊपर से हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब समझो देखो, उसको ए से बी तक जाने के लिए टाइम लगा टी सेकंड का, तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा अपॉन टाइम आएगा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया थीटा अपॉन टी, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते, ये थीटा इज इक्वल टू आएगा ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, इसको देखो हम मेजर करते हैं यूनिट में। ठीक है, इसका यूनिट हम अभी निकालेंगे। देखो, सो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा का अगर हम यूनिट निकालते हैं, सो ओमेगा इज मेजर्ड इन, देखो अभी हम इसको ओमेगा को मेजर करेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन अपॉन टाइम का यूनिट क्या आएगा, सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आता है रेडियन पर सेकंड। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आ गया रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड में। अब देखो, अभी जैसे हमने ना लीनियर वेलोसिटी के बारे में देखा था, वैसे हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में और देखेंगे। अब देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर सर्कल में घूम रहा है, आपका ऑब्जेक्ट समझो इस डायरेक्शन में ये सर्कल में घूम रहा है और उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन समझो हम ऐसे लेते हैं, तो ओमेगा जो होता है ना, याद रखना, ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो ओमेगा होता है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के एक्सिस के ऊपर होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझो आपका ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर से ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर से आपका ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो, अब इसके लिए ना ओमेगा की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल का। ठीक है, अब राइट हैंड का थंब जो है हम क्या करेंगे, देखो आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड के जो फिंगर्स है ना उसको इसकी डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। ठीक है, तो हमें इसके क्या करना है, राइट हैंड के फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी डायरेक्शन में क्लोज करना है, कर्ल करना है। तो हमारे कर्ल फिंगर्स ऐसे आएंगे और थंब को बाहर निकालना है। अब थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन मतलब हमारी आएगी ओमेगा की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा जाएगा ऊपर। अब इसके अपोजिट देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है और समझो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो राइट हैंड के जो फिंगर्स है ना उसको ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसकी डायरेक्शन में इसे हम क्लोज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, देखो अभी ये इधर घूम रहा था तो हमने राइट हैंड के फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में कर्ल किया, तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ओमेगा की डायरेक्शन आएगी नीचे। ठीक है, तो ओमेगा की डायरेक्शन हमें कौन बताता है, राइट हैंड का थंब रूल, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो राइट हैंड के थंब के ऊपर से हम ओमेगा की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलो आप अभी अपना ये इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का पॉइंट देखेंगे। अब देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट है ना वो सर्कल में भी घूम रहा है लेकिन फिर भी उसको है ना लीनियर वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन में हम लीनियर वेलोसिटी देखेंगे कैसे आती है। अब देखो,
समझो आपका ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में घूम रहा है और वो समझो पॉइंट ए के ऊपर है और हमने इसका सेंटर ले लिया सर्कल का ओ, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब समझो आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो ओ ए है ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर, इसको ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है ना उस डायरेक्शन में एक टेंजेंट निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो ओ ए को हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाली ना, ये परपेंडिकुलर मतलब आपकी होती है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये होती है लीनियर वेलोसिटी। अब समझो देखो आपका ऑब्जेक्ट ए पे था तो लीनियर वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। अब समझो ऑब्जेक्ट आपका ये पॉइंट पे गया बी के ऊपर, ठीक है, ए से वो गया बी के ऊपर। अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस ऐसे आएगी और रेडियस को परपेंडिकुलर ये आपकी डायरेक्शन आएगी, तो ये आ गई लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके अपोजिट देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब वो अभी ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमने के बाद इसको अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं ना तो ये परपेंडिकुलर नीचे के डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बना ली। अब समझो ऑब्जेक्ट ए से घूम के बी के ऊपर आ गया, ठीक है, तो हम इस रेडियस को परपेंडिकुलर बनाएंगे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अब ऑब्जेक्ट यहां से इधर घूम रहा है तो आपकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी। अब समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे आ गया सी के ऊपर, तो यहाँ से लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी। अगर समझो ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ से लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है। तो ये आपकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। ये केस में अगर आप देखते हो ऑब्जेक्ट इधर घूम रहा था ऐसे, तो अगर समझो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर आ गया तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे आएगी। समझो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है तो लीनियर वेलोसिटी ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो लीनियर वेलोसिटी ऐसे आएगी, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है ना, याद रखना, ये हमेशा आपकी टेंजेंट की तरह होती है, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमेशा सर्कल के टेंजेंट के तौर पे होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लीनियर वेलोसिटी। अब अगर हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में अगर रिलेशन निकालते हैं तो दोनों का रिलेशन देखो ये आता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। मतलब लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। चलो अभी आप इतना नोट डाउन कर लो।